हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो रिलेटेड एग्जाम से। एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण निर्माता कंपनियों में से एक है। जब हम एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों में बात करते हैं तो उसमें यूरोपियन कंपनीज में एयरबस जो है, जो कि सबसे बड़ी कंपनी के नाम पर आती है। जब इसमें पिछले साल के देखे जाए तो 15.3 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की, जिस आने वाले साल में 4.7 अरब लोगों द्वारा हवाई यात्रा करने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। जिसके लिए हम देखते हैं कि जो एयरबस द्वारा एयरक्राफ्ट निर्माण किए जाते हैं उनको भारत द्वारा खरीदा जा रहा है, ताकि उसके इस्तेमाल को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके लिए इंडिगो के द्वारा एयरबस को 500 A320 विमान, बोइंग के विमान लेना शुरू कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसके अलावा जो एयरबस के द्वारा और क्या क्या निर्माण किया जाता है कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अलावा, हेलीकॉप्टर्स, सेना के लिए टैक्टिकल एयरक्राफ्ट बनाने में जो एयरबस कंपनी है वो मिलिट्री सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण भी बनाती है, तथा अर्थ केयर सैटेलाइट का निर्माण भी उनके द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा जलवायु से जुड़े एक मिशन भेजा जाएगा, जिसमें यूरोप और जापान स्पेस एजेंसी के लिए एयरबस के द्वारा बनाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनियों में से एक है, जो एयरक्राफ्ट के साथ साथ अन्य चीजें भी बनाते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले विमान को भी तैयार किया जाता है एयरबस के द्वारा। जरूरी है स्कूल में खेल के मैदान होना। जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि किस तरह से बच्चों की तार्किकता को और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के ऊपर अधिक बल दिया गया है, जिसमें ज्ञान को सिर्फ पुस्तकों तक सीमित न रखकर उससे किस तरह से उनकी बुद्धि का विकास किया जाए ताकि बौद्धिक क्षमता विकसित हो, उस पर ध्यान दिया गया। वहीं केरला केरल के उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिए गए हैं कि जिन भी स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है उन सभी को बंद कर दिया जाए। शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं हो सकती, उन्हें खेल सहित पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी के जीवन में उतारना चाहिए। जब हम देखते हैं 0 से 5 वर्ष के बच्चे का बुद्धि का निर्माण होता है, वह अपने आसपास वाली चीजों से देखता है, सीखता है। तो समता के निर्माण के लिए आवश्यक है कि स्कूल में प्लेग्राउंड का होना। वहीं केवल बुद्धि के विकास के साथ साथ शारीरिक भावनात्मक विकास होना भी अनिवार्य है, क्योंकि सामाजिक भावनात्मक कौशल विकास तभी संभव हो सकता है जब वह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए अनिवार्य है कि वह किसी न किसी इस प्रकार की एक्टिविटी में या गतिविधि में शामिल हो, जिसकी वजह से वह और समाज के साथ संपर्क कर सके और उसके जो गतिविधियां उसके माध्यम से की जानी चाहिए वह हो सके। जब हम देखते हैं डिसेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 40% स्कूलों में खेल के मैदान की कमी है। वहीं भारत में प्रत्येक 10 में से केवल 4 स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्लेग्राउंड है ही नहीं। तो किस तरह से उस चीजों को बढ़ाया जाए और ज्ञान को सिर्फ पुस्तकों तक सीमित ना रखा जाए, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि यदि बच्चे को दिन में 3 से 4 घंटे खेलते हैं, वह अपने परिवार, दोस्तों, मित्रों के साथ बातचीत करते हैं, तो उनके जो संतुलन समय, जो इंटरएक्टिविटी है, वो अपने आप अधिक बढ़ जाती है। तो शिक्षा के साथ साथ खेलना भी उतना ही अनिवार्य है। अच्छा। ओपन एआई हायरिंग फर्स्ट एम्प्लॉय इन इंडिया। प्रिया मिश्रा। ओपन इन इंडिया, तो वो जनरल अवेयरनेस प्रज्ञा मिश्रा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो करंटली कहाँ वर्क कर रही थी, तो वो ट्रू कॉलर के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक अफेयर्स में ऑलरेडी वर्क कर रही थी, और ये फर्स्ट फर्स्ट एम्प्लॉय बनी है इन इंडिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं और भी मेंबर्स जा सकते हैं, यानी कि और लोगों का भी अपॉइंटमेंट होगा, टीम एक्सपेंड होगी इंडिया की। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे डिजिटल इंडिया एक्ट इज इन वर्क and will also touch upon the aspects to regulate new age technology from the prism of user harm.
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सपेंड होगा, और हमें बस जनरल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए कि कौन अपॉइंट हुआ है। तो ये फर्स्ट थी फ्रॉम इंडिया, प्रज्ञा मिश्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ से रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बोला गया है इंडिया क्रिटिक्स प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स चैलेंजिंग देयर प्लेस विद इन द डब्ल्यूटीओ स्ट्रक्चर। However, this perspective overlooks their legal and practical aspects. तो यहाँ पे इंडिया क्रिटिक कर रहा है प्लूरिलेटरल, तो व्हाट वाज इट, ये क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर पॉइंट्स आएंगे, ये हम बात करेंगे। उसके अलावा क्या इंडिया स्टैंड ले सकता है, तो अगर हम बात करें फर्स्टली, तो ने इंडिया सक्सेसफुल रहा है इन कल्टिवेटिंग एन इमेज ऑफ एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल लीडर, जो और कंट्रीज के लिए भी एग्जाम्पलरी है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हम एक एग्रीमेंट की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो वो कंटेस्टेड इशू में जाना नहीं, जैसे कि मार्केट एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, लेकिन उस कंटेस्टेड इशू में इस एग्रीमेंट का पर्सपेक्टिव था कि स्ट्रीमलाइन कर दें administrative processes that hinder foreign direct investment, especially at the entry point। तो जैसा कि अभी हमने कुछ दिनों पहले बात की थी, 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी डब्ल्यूटीओ की, MC13 अबू धाबी में, तो उसमें इंडिया ने भी फॉर्मल स्टैंड लिया था। लेकिन IFDA को के रिगार्डिंग उसने कुछ पॉइंट्स क्रिटिसाइज करे थे। तो वो क्रिटिसाइजेशन के पॉइंट यही थे कि प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट, उसके अंदर क्या आएगा कि उनका कहना ये था कि IFDA एज नॉन मैंडेटेड एंड नॉट मल्टीलेटरल, और वो चैलेंज है एक तरीके से विद इन द WTO स्ट्रक्चर। और प्लूरिलेटरल ट्रीटीज की बात करें तो वो वैसे लीगली रिकॉग्नाइज्ड होती है अंडर द Annex 4 ऑफ WTO एग्रीमेंट। तो ये लीगली बाइंडिंग है, लेकिन कंट्रीज क्रिटिसाइज कर सकती है, तो उसका भी कोई पर्पस होता है क्रिटिसाइजेशन का उनके बिहाफ पे, वो सही नहीं है शायद, इसलिए वो इस तरीके का स्टांस लेती है। तो डब्ल्यू के, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने पहले सेशन में कि एम्बर बॉक्स सब्सिडीज टाइप के सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स में इंस्ट्रूमेंट होते हैं फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू डिक्टेट टर्म्स इज अनफाउंडेड। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए उसने इस टाइप का स्टांस मतलब क्रिटिसाइज किया आई थिंक, तो उसके बिहाफ पे वो सही नहीं है। तो फिर अगर PA में मोस्टली अगर हम बोला जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उनके बिहाफ पे वो एग्रीमेंट मतलब सही है, लेकिन उसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको उस तरीके से उस टाइप का बेनिफिट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए क्रिटिसाइजेशन हो रहा है इस पॉइंट का, हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल। दिव्या यू कैन ऐड इफ यू वांट रिगार्डिंग एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड सो ऑन। एम्बर बो सब्सिडी की बात करते हैं तो उसमें परसेंटेज रखा गया है कि जो एनुअली जितना भी प्रोडक्शन होती है उसके 10% से ज्यादा सब्सिडी के रिगार्डिंग नहीं दिया जा सकता, जो कि 2013 में बाली क्लोज के माध्यम से फिक्स किया गया था। लेकिन वह डिफरेंस देखने के लिए मिलता है जब हम 10% डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का देखते हैं, तो उसमें 200 से 250% का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि प्रोडक्शन के या फिर प्राइस के डिफरेंस में। तो इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कि उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वो 3,000 तक की सब्सिडी देता है, वहीं जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो वो 30,000 US डॉलर की सब्सिडी देता है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन परसेंटेज जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन और किस तरह की प्रोडक्शन हो रही है और उनके प्राइस क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग कंट्री है उनके हितों को ध्यान में रखकर और इसके लिए कुछ इस तरह के प्रावधान बनाए जाने चाहिए जिससे कि मैनेज किया जा सके कि कितनी या फिर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी उनको दी जानी चाहिए। इरेडा की बात करते हैं तो यह देश का सबसे बड़ा विशुद्ध ग्रीन फाइनेंसिंग संस्थान है। तो जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं या फिर उसको रीयूज करने की बात करते हैं कि किस तरह से
एनवायरमेंट को बचाया जाए, तो उसमें सबसे बड़े रिफाइनरी संस्थान की बात करते हैं तो उसमें इरेडा का नाम आएगा, याद रख सकते हैं हम, ऊर्जा के क्षेत्र में। तो नोएडा हवाई अड्डे पर रेलवे रेडियो नेविगेशन प्रणाली की जांच की गई। पहली बार टर्बो प्राप विमान उड़ान के साथ जमीन से संचालित रेडियो नेविगेशन प्रणाली का पर परखनन शुरू किया गया। तो हम देख सकते हैं कि कहानी से स्टार्ट किया गया, तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया गया है, जिसमें वाणिज्य परिचालन साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद की गई है। जब हम नोएडा हवाई अड्डे की बात करते हैं तो यह बीच क्राफ्ट किंग एयर B300 विमान को माध्यम से इनको कनेक्ट करेगा। इसके अलावा हाल ही में देखा गया है कि किस तरह से इसके जरिए उड़ान भरने और उतारने से संबंधित प्रणालियों और दूसरे मापन वाले उपग्रहों का भी परखना, जो प्रशिक्षण है वो किया जाएगा, जिससे दिल्ली एनसीआर को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो जो अधिक भीड़ या फिर अधिक यात्रियों को सेवा दिल्ली हवाई अड्डे के साथ साथ नोएडा की तरफ ट्रांसफर होगी, जिसके माध्यम से जो संचार प्रणाली है उसमें स्थिरता आएगी। और डेवलपमेंट देख सकते हैं हम किस तरह से स्थानीय चीजों का भी वहां पर डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट अगर आर्टिकल में हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इस हम बात करेंगे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है, कुछ नाम हम देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करेंगे कि S-400 मिसाइल रशिया ने किससे खरीदी है और क्या उसका पर्पस था लेने का। और जैसा कि हमने कल बात भी की थी यूएस का इंटरसेप्टर प्रोग्राम के बारे में, सेम लाइंस पे हम इंडिया का इंटरसेप्टर, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और फुल्ली टेस्टेड लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम क्या है जो कि डीआरडीओ ने लेके आई थी। और प्रोजेक्ट डीआरडीओ का प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट कुशा एसोसिएटेड विद इट और कितना टाइम पीरियड है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात कर सकते हैं S-400 की। उससे पहले अगर मैं बोलूं कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में तो इजराइल टू इंडिजीनियस वेपन कौन कौन से, आकाश और समर, ये इंडियन आर्म फोर्सेस के पास है। फॉर डिस्ट्रॉइंग एरियल थ्रेट्स, तो पर्पस क्या था, जिसमें एनिमी मिसाइल्स भी हो सकती है, फाइटर जेट्स भी हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हो सकते हैं अलग अलग रेंजेस पे। इसके अलावा मैं अगर बात करूं S-400 की मिसाइल के बारे में, तो इसमें 5 S-400 मिसाइल सिस्टम को रशिया से लेने की बात की थी, जिसकी लागत मूल्य था 39,000 करोड़, जो कि 2018 में लिया। तो इसमें ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट ये बोल सकते हैं, मिक्स ऑफ रेडार एंड मिसाइल्स, यानी कि रेडार को भी यूज करा जा रहा है और मिसाइल को भी। और पर्पस क्या था, किसी भी थ्रेट को कम करने के लिए, यानी कि नोक डाउन द थ्रेट्स एट वेरियस हाइट, डिफरेंट बैंड्स ऑफ रेंज पे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, ये S-400 हम नाम से आंसर निकाल सकते हैं, 400 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज होगी। यहाँ से हम थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं इसको। और अगर इंडिया की बात करें इंटरसेप्टर, तो इसमें फीचर होता है दो, एंडो एटमोस्फेरिक भी होता है ये, और एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्ट सिस्टम भी होता है, टू डिस्ट्रॉय द होस्टाइल मिसाइल्स, जितनी उसकी लिमिट है उस रेंज के अंदर। और ये डीआरडीओ ने टेस्ट किया था, उस इंटरसेप्टर मिसाइल का नाम था AD-1। तो कल हमने बात की थी यूएस से रिलेटेड इंटरसेप्टर प्रोग्राम की, ऑन सेम लाइंस इंडिया का है AD-1। एक्सो एटमोस्फेरिक यानी कि आउटर, जब हम क्रूज मिसाइल को इस टाइप के डिस्ट्रॉय करने की बात की, यानी कि एटमोस्फेयर के बाहर। लेकिन जब हम वापस से सरफेस की बात करें बैलिस्टिक टाइप, तो उसको हम बोल देते हैं एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। और इसी के रिलेटेड प्रोजेक्ट है डीआरडीओ का प्रोजेक्ट कुशा। ये हम पीटी के पर्सपेक्टिव से ध्यान रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कुशा इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है ये, ऑफ इंडिया। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, 350 किलोमीटर।
और कितने ईयर्स के लिए किया गया? 5 ईयर्स के लिए। तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जो कि हैंडल कर लेंगे लो एल्टीट्यूड पे एरियल थ्रेट से डील करने के लिए। तो ओवरऑल जितने भी हमने मिसाइल्स की बात की, सारे के सारे एरियल थ्रेट से डील करेंगे, ये हम बोल सकते हैं। धरती के नीचे पसरा महासागर। तो हाल ही में रिसर्च की गई थी जो कि काफी लंबे समय से चल रही थी, उसमें पता चला है कि किस तरह से महासागर के नीचे रिंग वडाइट नाम का एक खनिज पाया गया है, जो कि पृथ्वी की ऊपरी स्थल मेंटल में पाया जाता है। मेंटल पृथ्वी की सतह से 45 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक फैला है, जहां पर क्रिस्टल संरचना में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। यह स्पंज की तरह होते हैं जो पानी को अपने अंदर सोख कर रखते हैं, सोखने की क्षमता होती है। तथा जब भी रिंग वुडाइट में अत्यंत घन खनिज होता है, या फिर जब अधिक दाब पड़ने के कारण या तापमान के कारण, या फिर जो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी भूकंप विस्फोट या फिर प्लेट वर्तनियों के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं, उनके कारण इन के अंदर से पानी अलग अलग समय पर पृथ्वी के ऊपर सतह पर निकलता रहता है, जो कि मैग्मा कम घनत्व के कारण ऊपर की ओर उठ जाता है। जब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें पृथ्वी की संरचना के कारण अलग अलग प्रकार के में डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जब हम उच्च बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों से 3 गुना अधिक पानी पृथ्वी के अंदर मौजूद है। इस खोज के माध्यम से देखा जा सकता है कि 2000 से अधिक भूकंप मापी संयंत्रों के माध्यम से यह खोज की गई है। भूकंप मापी संयंत्र की बात करते हैं तो रेक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसपे 1 से 7 तक 10 तक की गिनती होती है, और उसके माध्यम से भूकंप की रेंज मापी जाती है कि कितनी मैग्नीट्यूड का भूकंप है। तो उसी के तरह से इसको समझा गया है कि किस तरह से पृथ्वी के जीवन किस तरह से आरंभ हुआ था, या पृथ्वी की गति के कारण क्या डिफरेंस होता है, फिर भूकंप आने के कारण किस तरह के परिवर्तन आते हैं, या पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार से संभव हुआ था। इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढने में यह खोज हमें मदद करेगी। लेकिन पृथ्वी की सतह से बहुत गहराई में होने के कारण इसका अध्ययन करना बहुत ही कठिन और जटिल है, क्योंकि जब हम देखते हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर 1 मीटर अंदर जाते हैं, उसी समय पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कितना अधिक अंदर तक जाना पड़ेगा, वह एक कठिन और जटिल समस्या है। तो वहीं जब पृथ्वी पर पानी की लगभग 4.6 साल पहले से था, तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और अधिकतर पानी खारा है। तो किस तरह से पृथ्वी की सतह पर जो पानी की उत्पत्ति हुई, इस सिद्धांत का पता होगा लगाएगा। जब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी लगातार गतिमान है और गतिमान रहती है, और जो प्लेट्स होती है वे आपस में टकराती है, जिसके वजह से जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षैतिज दिशा में मुड़ जाती है, जिसके कारण भूकंप जैसी समस्या या ज्वालामुखी जो नेचुरल आपदाएं हैं ये हमें देखने के लिए मिलती है। जब पृथ्वी की बात करते हैं तो मेंटल में मौजूदा पानी क्रस्ट की दरारों से बाहर सतह पर आ जाता है, जिसमें ज्वालामुखी सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से पृथ्वी के मेंटल से पानी सतह पर आ सकता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो गैस निकलती है, और गैस में जो जल है वो वाष्प की फॉर्म में बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि जो वाष्प है वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर फिर से पानी बनकर गिर जाता है। तो यह एक कारण हो सकता है पूरी प्रक्रिया का, पृथ्वी पर इतने अधिक पानी होने का। जब हम शुद्ध ग्रहों की बात करते हैं, धूमकेतुओं की बात करते हैं, तो वो के टकराने से शुद्ध ग्रह और धूमकेतुओं के पृथ्वी से टकराने के बाद भी जो उनसे प्रभाव उत्पन्न होता है, जब हम शुद्ध ग्रह और धूमकेतुओं की बात करते हैं तो यह शुक्र और बृहस्पति, वीनस और जुपिटर के बीच में पाए जाने वाले होते हैं। तो उनके पृथ्वी पर टकराने की वजह से जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनके कारण भी हो सकता है। एक सिद्धांत यह कहता है कि पृथ्वी पर पानी रासायनिक प्रक्रिया से बनता है। पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस मौजूद होती है, और इन प्रक्रियाओं से पानी का निर्माण होता है, जिस विषय पर अभी भी शोध चल रही है। पूर्ण रूप से यह नहीं पता लगाया जा सकता कि इसका कारण क्या है। इसके लिए अनिवार्य है कि अभी तक के भूकंपीय डाटे को इकट्ठा किया जाए, उसको समझा जाए, और पानी को समझने के लिए एक पूर्ण रिसर्च की जाए। 2014 में प्रकाशित डिहाइड्रेशन मेल्टिंग एट द टॉप ऑफ लोअर मेंटल नामक शोध पत्रिका में मेंटल के शीर्ष पर खनिजों का निर्जलीकरण से उत्पन्न
पिघलने की प्रक्रिया को विस्तृत विवरण प्रदान किया गया था, जिसमें मेंटल के शीर्ष पर निर्जलीकरण और उनके पिघलने की जटिल प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाया गया था कि मैग्मा के पिघलने से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, जिसमें उनसे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा गैस जो मैग्मा में विद्युत प्रवाह होता है, जो कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न करने में योगदान होता है। हम देखते हैं कि पृथ्वी के आसपास हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलती है, जिसका कारण पृथ्वी के अंदर मैग्मा भी होता है। इस शोध में विभिन्न प्रकार के खनिजों के गुणों पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से उनके अध्ययन से हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के सवाल देखने के लिए मिलेंगे। या फिर जो पानी में मौजूद खनिज है या रसायन है, वह पृथ्वी की जलवायु को किस तरह से जानकारी दे सकते हैं, या इनके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, किस ढंग से इनको समझा जा सकता है, या भविष्य में इससे क्या मदद प्रदान की जा सकती है, या फिर पानी के कोई नए स्रोत मिल सकते हैं जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो पूरे विश्व में पानी की समस्या उत्पन्न है उनको सुधारा जा सके। इस प्रकार की संभावनाएं संभावित है कि किस तरह से सूक्ष्म जीवियों या जो भी जीवन उत्पन्न है उसकी वजह से क्या लाभ या फिर हानि संभव है, या फिर मनुष्य जाति के लिए इससे क्या लाभ होगा। इस सभी बातों की संभावनाओं पर चर्चा की जा सकती है। कल्प मेधा, हम तितली की सुंदरता का आनंद लेते हैं, लेकिन बहुत कम उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं जिससे गुजरकर तितली को यह सुंदरता हासिल होती है। आंचल, आप क्या ऐड करोगे इसमें? अगर इसमें मैं बोलूं तो ये थोड़ा इंस्पायरिंग वे में मतलब उन्होंने बोला है कि चेंजेस, यानी कि जब हम चेंजेस की बात करते हैं तो वो ग्रेजुअली होता है, यानी कि धीरे धीरे होता है, एकदम से स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसी प्रकार से जैसे तितली बहुत सारे चेंजेस और मतलब डिफिकल्टीज को फेस करके वो एक अलग सुंदर रूप हासिल करती है, उसी तरीके से हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आएंगी और चेंजेस धीरे धीरे आता है। तो अगर हमें अपनी उसी तरीके से जैसे सुंदरता है तितली के लिए, उसी तरीके से अगर हम अपनी असली जिंदगी में बात करें कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर जो सक्सेसफुल इंसान या फिर किसी भी वे में बोल सकते हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकता है जो भी आप अचीव करना चाहते हो, तो उसमें डिफिकल्टी और चेंजेस को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ना चाहिए। तो बीच की स्ट्रगल को कोई नहीं देखता, जो आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे जब आप स्टैंड करोगे ना उस पोजीशन को सिर्फ देखा जाता है। जैसे कि सिर्फ तितली की सुंदरता का आनंद लिया जाता है, लेकिन वो कैसे हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो उसी तरीके से लाइफ में भी थोड़ा इंस्पिरेशनल वे में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ओरल क्लोरिया वैक्सीन, तो क्लोरिया की हमने कुछ दिनों पहले बात भी की थी कि मोजाम्बिक में देखा गया है कि बढ़ रहा है, और ये मेनली फूड और वाटर से होता है, ऐसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, WHO ने अप्रूव की है न्यू ओरल क्लोरा वैक्सीन। तो उसका नाम क्या है? यूवी कोल एस वैक्सीन, जिसको पहले, उससे पहले भी ये थी मतलब, लेकिन अभी इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम बस ये देख सकते हैं कि भी अगर पूछा जाए कि कैन वी हैव, इज वी हैव या फिर वोज वी हैव, कुछ भी बोलते हैं कि क्लोरा की कोई वैक्सीन है हमारे पास, तो यस वी हैव ओरल क्लोरा वैक्सीन। तो इस स्टेटमेंट को हमें टिक मारना है। दैट्स इट। चुनाव के बहाने धारा 144 लागू करने के कानूनी पहलुओं पर जांच करे सुप्रीम कोर्ट। तो सीआरपीसी की धारा 144 के जारी करने के निषेधता और आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है कि किस तरह से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है कि शीर्ष अदालत में कानून पहले जांच करे कि जिला मजिस्ट्रेट एक नियमित मामलों के रूप में ही यह धारा लागू कर सकता है। चुनाव के बारे में लोगों को जागरूकता का उद्देश्य देना, जनसभाएं करना, अनुमोदित करना, यह सभी सामान्य बात है। जब हम धारा 144 की बात करते हैं तो धारा 144 किसी भी स्थान पर चार तीन या चार से अधिक व्यक्तियों का एक जगह पर इकट्ठा होना के निषेध करता है। तो इस प्रकार से इसे रोका जाता है। तो उसके ऊपर यह कहा गया है कि इस तरह से चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी राज्य में धारा 144 लगा देने से जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको हानि होती है, कि किस तरह से सभाओं में या फिर
सभाओं को या फिर जो भी अधिकार एक व्यक्ति को मिलने चाहिए उनका हनन है, उसको किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि इसके लिए एक पूर्ण नियमावली होनी चाहिए कि किसके द्वारा या किसके माध्यम से या किन कारणों से इनको लगाया जाए। यह धारा चुनाव के दौरान हर तरह की सभाओं, बैठकों और प्रदर्शनों को निषेध करती है। इस प्रकार पीठ ने कहा कि आदेश को जारी किया जा सकता है अगर अधिवक्ता शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ के 3 निर्णय है जिसमें कहा गया है कि जब तक शांति भंग होने की प्रबल आशंका ना हो, धारा 144 लागू करने के आदेश जारी नहीं किए जा सकते। यह राजस्थान में लगाई गई 144 धारा के तहत किए गए उल्लेख है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 16 मार्च से लेकर 6 जून तक राजस्थान के बाड़मेर में यह प्रभावी रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रथम चरण में राजस्थान में इलेक्शन हुए, तो उन सभी इलेक्शंस के समय में, कैंपेनिंग के समय में धारा 144 लागू नहीं की जा सकती जब तक शांति भंग होने की प्रबल आशंका ना हो। क्योंकि भाषण में, याचिकाओं में या विधानसभा के चुनाव के दौरान मतदान में लोकसभा लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए या फिर उनके बारे में आवेदन करने के लिए या फिर अपने पार्टी के लिए या फिर अपने बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए अनिवार्य है कि एक नियमावली हो या फिर यह निश्चित किया जाए कि किस अधिकारी के माध्यम से धारा 144 लागू की जाएगी। नेस्ले के उत्पादनों में चीनी संबंधित रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे। तो हम देखा था कि हाल ही में किस तरह से जो नेस्ले जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्रोडक्ट बेचता है उसमें चीनी या फिर अन्य इस तरह के उत्पादकों की संख्या अधिक होती है जो नहीं होनी चाहिए। जब हम यूरोप या फिर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ शुगर फ्री वही प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इस प्रकार की भेदभाव भरी प्रक्रिया को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि यह किस प्रकार से बच्चों के खानों पर या फिर उनके द्वारा ली जाने वाली किसी भी प्रोडक्ट को उनके द्वारा नुकसान पहुंचा सकती है। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए के माध्यम से भारतीय खाद्यान्न संरक्षण मानक प्राधिकरण को नेस्ले इंडिया की ओर से कम विकसित देशों से अधिक चीनी वाले शिशु उत्पाद बेचने की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए कहा है भाई, क्योंकि स्विट्जरलैंड की गैर सरकारी संगठन पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट में है दावा किया गया है कि जब हम विकसित देशों की बात करते हैं, विकासशील देशों की बात करते हैं जिसमें भारत, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश आते हैं, तो इनमें जो चीनी के उत्पादक वाले पदार्थ शिशुओं को दिए जाते हैं जो उनकी, हमने हाल ही में पढ़ा था कि किस तरह से ओबेसिटी की वजह से या फिर अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। तो उसके लिए अनिवार्य है कि प्रमुख निधि का निर्धारण किया जाए, कि इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाए और किस तरह से उन कंपनी के द्वारा चलाए गए विज्ञापनों को या फिर उन पर लिखे गए क्वांटिटी को उचित मात्रा में होना चाहिए। भारत में बेचे जाने वाले नेस्ले सेरेलेक्स जो कि बच्चों को खाने का पदार्थ होता है उसमें 2.7 ग्राम चीनी मिलने का आरोप लगाया गया है। अगर आपको कुछ ऐड करना तो आप कर सकते हो। नो दीपक, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑन दिस। यहाँ पे हम मैप देख सकते हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज देख सकते हैं, और यहाँ पे एक यूनिक फैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इस्फहान। तो ये कौन सा एरिया है? इट इज वन ऑफ द ईरान ओल्डेस्ट सिटी, जहाँ पे सबसे ज्यादा ईरानियन मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स है। तो यहाँ पे स्ट्राइक हुई है अभी रिसेंटली नियर दिस सिटी, तो इसलिए ये न्यूज में आया। तो हम याद रख सकते हैं इस्फहान ईरान से रिलेटेड है। और ईरान। यहाँ पे हम और भी कंट्रीज देख सकते हैं, इराक से ये बॉर्डर करता है, देन इराक सीरिया से, जॉर्डन से, इजराइल से बॉर्डर करता है, और गाजा की लोकेशन भी हम देख सकते हैं कहाँ पे है। बोलो दिव्या। देन सेबी proposes norms for price discovery of investment companies। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट कंपनीज? यहाँ पे हम सोच सकते हैं, अगर हम बिल्कुल बेसिक से चले तो इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर कंपनीज that earn major revenue from interest, capital appreciation from investment made, यानी कि जो हमने इन्वेस्ट करा है। लेकिन बट यूनिक फैक्ट यहाँ पे है कि डू नॉट इंक्लूड रेंटल इनकम
विच इज क्लासिफाइड अंडर डाइवर्सिफाइड कमर्शियल सर्विसेज, यानी कि डज नॉट इंक्लूड रेंटल इनकम। ये यहाँ पे इसकी यूनिक पॉइंट है, यहाँ पे ये हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए कि इसमें इंक्लूड नहीं होता रेंटल इनकम। और इट होल्ड्स अराउंड 51% और मोर इन द अदर कंपनी में, ये होल्डिंग पोजीशन है इसकी। हमने बात की इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, तो उसमें भी लिस्टेड भी होती है वो, लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज बोला जाता है जो लिस्टेड होती है। यहाँ पे एक प्राइस बैंड सेटअप किया जाता है टू अवॉइड रिस्क और प्रॉपर सर्विलियंस के लिए, ताकि ऑर्डरली ट्रेनिंग हो पाए, अप्रोप्रिएट प्राइस डिस्कवरी हो और प्रमोट इंटीग्रिटी भी प्रमोट हो। तो ये नॉर्म कौन लाया है? सेबी, फॉर द प्राइस डिस्कवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। यहाँ पे हम एक और देख सकते हैं, LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस। तो फाइनेंशियल जो रिजल्ट होता है पूरा ओवरऑल, जब आप नॉर्म प्राइस का डिस्कवरी कर लेते हो, उसके बाद वो ये करती है, वो इस रेगुलेशन के अंडर होता है, और फाइनल ऑडिटिंग रिजल्ट यहाँ पे सबमिट होते हैं, ये हम इसमें देख सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है उनको उनका रेगुलेशन सेबी के द्वारा किया जाता है, ये बोल सकते हाँ, सेबी सिर्फ नॉर्म दे रही है कि वो कैसे होना चाहिए, उसके अंदर भी रेगुलेशन का पूरा एक सिस्टम बनाया है, जैसे कि हमने LODR के बारे में बात की थी। हैं। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। तो जब हम सरोगेसी अधिनियम की बात करते हैं तो 2022 में यह अधिनियम आया था, जिसके माध्यम से अलग अलग हाई कोर्ट ने कहा था कि भारत में हम सरोगेसी को सिर्फ वित्तीय या फिर फाइनेंस कमाने की तरह उपयोग प्रयोग नहीं कर सकते किसी को भी, अगर, क्योंकि कनाडा के एक दंपति द्वारा यह याचिका दर्ज कराई गई थी कि उन्हें सरोगेसी के द्वारा बच्चा उत्पन्न करना है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि यह उसी देश में जाकर कर सकते हैं, भारत में इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अनुमोदन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक पिछड़े और सभी प्रकार की व्यक्ति हैं, तो उनके हितों का हनन किया जा सकता है, इसके कारण इसको प्रमाणिकता नहीं दी गई थी। अब यहाँ एक अधिनियम एक वैवाहिक जोड़े के द्वारा यह बात कही गई है कि उन्हें दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए इस नियम के माध्यम से रोका जा रहा है। तो सरोगेसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को यहाँ चुनौती दी गई है। सरोगेसी के कुछ नियम है जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी को भी सरोगेसी के माध्यम से बच्चा चाहिए तो उनकी महिला की आयु 23 से 50 वर्ष तथा पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा नियम यह है कि उन उस वैवाहिक जोड़े का कोई भी जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए, या फिर उससे संबंधित जो समस्याएं प्रावधान में है उनके हो। इसके अलावा इसमें एक अपवाद यह रखा जाता है कि किसी भी बच्चे को अगर मानसिक, शारीरिक या दिव्यांगत है या फिर किसी इस प्रकार के खतरे से है कि उसका जीवन संभव नहीं है, तो उन्हें इस प्रकार की इलाज की परमिशन दी जा सकती है। लेकिन जब हम इस याचिका को देखते हैं तो इसमें स्वस्थ जैविक बच्चे वाले इच्छुक जोड़े को इस प्रकार की किराए की कोख के माध्यम से दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति से रोका गया है। तो यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से जब हम हिंदू कोड बिल की बात करते हैं या फिर किस प्रकार से व्यवसायीकरण ना हो उसको रोकने के लिए इस प्रकार के अधिनियम बनाए गए। नेक्स्ट अगर हम इस पिक्चर में देखें कि हु वाज इट, तो अगर इनकी बात करें कि किस किस पर्सनैलिटी का स्टैचू है, तो वो ये ट्राइबल आइकन है जो कि भिल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, राणा पुंजा भिल, इन उदयपुर राजस्थान, वहां का ये स्टैचू है। ये 16th सेंचुरी का है। और अगर इनकी बात करें कि वो अगर इनको किसी रूलर से जोड़ा जाए तो ये महाराणा प्रताप से एसोसिएटेड थी, ये उनकी कंटेम्पररी रहे हैं। और इन्होंने ही जब हमारा मुगल एम्परर अकबर से बैटल हो रही थी, उस टाइम में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया महाराणा प्रताप जी के साथ, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और यहीं पे अगर हम इसी एरिया में राजस्थान की बात करें तो अदर कम्युनिटीज भी यहाँ से बिलोंग करती है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब रजिस्टर्ड है। तो हम बात कर सकते हैं पीटी के पर्सपेक्टिव से, सहारियाज, मीनास जिसको बोला जाता है सेकंड बिगेस्ट ट्राइब है राजस्थान की, और फर्स्ट है भिल। देन गड़िया लोहर्स भी यहीं से करते हैं, और गरसियाज।
तो ये 3 से 4 कम्युनिटीज है, ट्राइब्स है, जो यहाँ इस एरिया से, लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। भील, मीना, गड़िया, गरसियाज और गरसियास। मिनास। मिनास सेकंड बिगेस्ट ट्राइब है राजस्थान की। अश्लील सामग्री में बच्चों का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय है। तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाल ही में केरल हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील वस्तुओं को डाउनलोड करना तथा उसे अपने फोन में रखना के कारणवश पोस्को अधिनियम के तहत और आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है, यह कहा गया था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ऑफ फरीदाबाद और न्यू दिल्ली स्थित बचपन बचाओ आंदोलन ने अपील की थी कि इस प्रकार से बच्चों का अश्लील सामग्रियों को देखने के लिए अपराध नहीं हो, लेकिन उनके लिए बच्चों का प्रयोग करना तो इस्तेमाल हो सकता प्रयोग उनके निर्माण करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना तो अपराध हो सकता है। इसी के अलावा जब हम पोक्सो एक्ट की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा बच्चों की पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई भी वस्तु अपने फोन में रखी जाती है तो उसके ऊपर 3 साल तक की सजा के प्रावधान है, या फिर किसी के भी माध्यम से इस प्रकार से बच्चों को इन सामग्रियों को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसके ऊपर 10 साल उम्र कैद की सजा के प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंदर इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली होप भेजी। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि रशिया के द्वारा भारत और रशिया द्वारा निर्मित है। इसके लिए दक्षिण पूर्वी एशिया देश फिलीपींस को हथियार प्रणाली आपूर्ति करने के लिए 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का करार किया गया था। वहीं वायुसेना के IAF के C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन निगम को भी फिलीपींस को भेजा गया। यह देखने को मिला है कि चाइना द्वारा दक्षिण सागर में और दक्षिण पूर्वी एशिया में इस प्रकार के कार्य किए जाते रहे हैं, जिसके कारणवश वहां के देशों जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके लिए अपना सशक्त बल सशक्त करने के लिए इस प्रकार की मिसाइल्स का और जो रक्षा संसाधनों का अ, अन्य देशों के साथ या फिर भारत से आपूर्ति की जा रही है। जब मिसाइल की बात करते हैं तो 3 बैटरियों की आपूर्ति के लिए फिलीपींस के साथ करार दिया गया था। इसके अलावा अर्जेंटीना सहित कुछ अन्य देशों के भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई। ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड भारत रूस का संयुक्त उपक्रम है जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाज, विमान आदि से दागा जा सकता है। पनडुब्बी मतलब पानी से, जहाज से, विमान से, यानी कि सभी प्रकार से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं तो 2.8 मेगा मैक यानी ध्वनि की गति से अधिक, लगभग 3 गुना अधिक गति से लक्ष्य को चुनती है। इसलिए इसे सुपरसोनिक कहा जाता है कि जो वायु की गति से भी अधिक स्पीड से चले। तो हाल ही में देखा गया था कि मध्य प्रदेश और असम में इस प्रकार की घटनाएं देखने के लिए मिली थी कि लखीमपुर के क्षेत्र में वाहन ने को लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो पानी में डूब गई, या फिर कई स्थानों पर ईवीएम तकनीक में खराबी के कारण उसे बदलने के लिए कहा गया। वहीं सादिया के अमरपुर इलाके में इस तरह की घटना देखने के लिए मिली थी जहां देवपानी नदी, तो देवपानी नदी असम में बहने वाली नदी है जहां पर ईवीएम मशीन जिसके अंदर बह गई। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि ईवीएम मशीनों का विरोध किया गया, बैलेट पेपर चुनाव कराए जाए, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं कही गई। इसके अलावा बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र पर इस प्रकार की मशीनों को तोड़ दिया गया। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बाद मणिपुर में दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे जो कि 22 अप्रैल को होने संभावित रखे गए, 22 से 25 अप्रैल को होने की संभावना रखी गई है। भगवान महावीर सार्वभौमिक धर्म के प्रोता है। तो भगवान महावीर की 2550वीं निर्वाण महोत्सव मनाया जाया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। जब भगवान महावीर की बात करते हैं तो उनकी मूल शिक्षा अहिंसा थी कि सबसे पहले अहिंसा परमो धर्मः का प्रयोग हिंदुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानवता जाति के पावन ग्रंथ महाभारत में इसका अनुशासन पर्व में प्रयोग किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि अहिंसा परम धर्मो, जो महाभारत जिसमें सबसे बड़ा युद्ध हुआ था उसमें भी अहिंसा को परम धर्म कहा गया है और वहां पर भी इसका वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि
भगवान इस भावना के अनुसार दूसरे व्यक्तियों को ऐसा व्यवहार करे जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। प्राण की अपने स्वार्थ व जीव के स्वाद व हत्या, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। महावीर जी के द्वारा इस प्रकार के उपदेश दिए गए थे कि आत्म सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उसके लिए किसी की हत्या की जाए यह अनिवार्य नहीं है। हिंसा नहीं करनी चाहिए और उसके खूनी खच्चर या मानवीय मूल्य के कोई भी सरोकार नहीं कर सकता। डॉक्टर से आगे एआई, तो एआई लैंग्वेज मॉडल GPT-4, तो यहाँ नाम याद रखा जा सकता है GPT-4, जो कि आंखों के इलाज के लिए मददगार सिद्ध होगा। तो यहाँ जूनियर डॉक्टर प्रशिक्षु नेत्र विशेषज्ञ की स्थान पर GPT-4 का प्रयोग किया गया, जिसमें इन्होंने आंखों से जुड़ी समस्या वाले 87 मामलों की में अपनी राय दी और उनके माध्यम से उनका बेहतर प्रदर्शन किया और उनके लिए मददगार सिद्ध हुआ कि इसके बावजूद GT4 की चिकित्सक क्षमताओं के माध्यम से क्रांति लाई जा सकती है कि किस प्रकार से रोगों के प्राथमिक उपचार के लिए, निदान के लिए, मैनेजमेंट के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है। और अगर डॉक्टर की कमी में इस प्रकार से एआई का प्रयोग किया जा